हेलो आर्मी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेज में। आज के एक न्यू लेक्चर में हम लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हमने देखा कि पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। हमने एक एक टॉपिक को देखा था, फिर हमने देखा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, उनको एक उदाहरण से समझा था पूरा। आज हम डील करेंगे रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो करें शुरुआत। सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है रासायनिक। रासायनिक का आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रासायनिक को आपको समझना है रासायनिक परिवर्तन से। किसे समझना है? रासायनिक परिवर्तन से। कहने का मतलब अगर कहीं भी कोई प्रक्रिया हो रही है जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब देखो, आप परिभाषा बनाते हैं इसकी सिंपल सी, वह प्रक्रिया, फिर वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर नई पहचान एवं नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब यह एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपके पास में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। अब वो नया उत्पाद, उसका नया पहचान होगा, कहने का मतलब उसका नया नाम होगा, और नए क्या होंगे? उसके गुण। तो कहने का मतलब ऐसी प्रक्रिया में एक आपके पास में नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ कौन से परिवर्तन में बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। कौन से परिवर्तन में बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो कहने का मतलब अगर कोई प्रक्रिया हो रही है उसमें आपको अगर रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमारे पास में देखेंगे, सबसे पहले उदाहरण की बात करें तो मैं उदाहरण के तौर पे एक कार्बन ले रहा हूँ। कार्बन का मतलब कोयला। सिंपल सी भाषा में हम क्या समझ रहे हैं? कोयला। अगर आप कोयले को जलाते हो तो आपके पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी वस्तु को अगर आप जलाओगे तो वहां जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को जला नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जला सकते। तभी तो आपके पास में सर्दियों के अंदर जब आप सिगड़ी सिलगाते हो तो आप उसके ऊपर क्या करते हो? ऐसे हवा देते हो ताकि वो जल्दी से सिलक जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मैंने कार्बन को जलाया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मेरे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आ रही है बात समझ में? तो आप कहोगे सर पहले जो कार्बन यानी कि कोयला वो कौन सी अवस्था में था? सॉलिड अवस्था में। सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन कौन सी में था? गैस अवस्था में। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन ने दोनों ने क्रिया की और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। तो आपके पास में कार्बन क्या है? ठोस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो नए गुण आए नहीं आए? दूसरी बात, आपके पास के अंदर इनके देखो, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पहले अलग थी, तो आपके लिए वो क्या थी? उपयोगी थी। श्वसन के लिए आप क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन यही ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ में जुड़ी तो इसके गुण बदल गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए क्या हो गई? हानिकारक। तो यहाँ पर हमारे पास में एक नया पदार्थ बन रहा है जिसका नया नाम है, नई पहचान है, नए गुण है। तो नए गुण, नई पहचान वाला अगर पदार्थ बन रहा है, उससे पहले एक ये पदार्थ, एक ये पदार्थ, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसका मतलब कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये रासायनिक अभिक्रिया। आ रही है बात समझ में? आई होप अंडरस्टैंड। सेम चीज में आपके पास में देखूं, मैग्नीशियम, रबर आता है, रबर। मैग्नीशियम के रबर को अगर आप जलाओगे, फिर से आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आप
आप मैग्नीशियम को जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले मैग्नीशियम अलग था, अब उसने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नई पहचान और नए गुण वाला पदार्थ बना या नहीं बना, बिल्कुल सर बना। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कौन सी अभिक्रियाएं हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखें आगे, कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन जिस भी प्रक्रिया में हो रहा है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया था रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण वही चीज है, आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया को किस में बदलना है आपको, रासायनिक समीकरण में। कहने का मतलब मैंने अभी लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन रहा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर आप इन कार्बन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर इनके प्रतीकों के रूप में लिख दोगे तो प्रतीकों के रूप में लिखने के बाद के अंदर जो समीकरण रहेगा उस समीकरण को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो सर ये क्या है, ये भी रासायनिक समीकरण है लेकिन इसको और नाम दिया गया है शब्द समीकरण। क्या नाम दिया गया है इसको, शब्द समीकरण। तो सर इसको रासायनिक समीकरण में कैसे चेंज करें, कैसे बदलें इसको रासायनिक समीकरण में। तो बेटा कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी। तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है सर, ऑक्सीजन यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, गैस के रूप में है। आपको लिखा जाए यहाँ पर O माइनस O2, 3 लिखे मैंने, O माइनस O2। तो सर देखते हैं ये तीनों अलग अलग हैं या फिर एक समान है, 4 अंगुलियां हैं एक समान है या अलग अलग है, सर अलग अलग है, चारों का अलग अलग नाम है। दिखने में तो अंगुलियां दिख रही है सभी, ये भी आपको O दिख रहा है, ये भी आपको O दिख रहा है, ये भी आपको O दिख रहा है, लेकिन एक के पास में माइनस है, एक के पास में कुछ नहीं है, एक के पास में O2 है। तो आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है ये आयन के रूप में है, किसके रूप में है, आयन के रूप में। और कौन सा आयन है ये, ऋणायन। ऑक्सीजन ये तत्व के रूप में है बेटा, तत्व। आवर्त सारणी में हम तत्व लिखते हैं, वहां पर क्या लिखेंगे, O, ऑक्सीजन तत्व। O2 किस में है सर, गैसीय रूप में है सर। कौन से रूप में है, गैसीय। तो यहाँ ऑक्सीजन आप कार्बन को जलाओगे तो ऑक्सीजन आपको आयन के रूप में चाहिए, तत्व के रूप में चाहिए या गैसीय रूप में चाहिए, सर गैसीय रूप में चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, O2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, बना नहीं बना। तो आपने जो शब्द समीकरण था उसको उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण। सर मैग्नीशियम वाला बनाओ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सर मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बड़ा, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, Mg मैग्नीशियम। ऑक्सीजन फिर से गैस है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। आ रहा है समझ में। तो ये दोनों को हमने किस में बदल दिया है, रासायनिक समीकरण के रूप में। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, परिभाषा क्या बनाएंगे इसकी, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को देखो आप,
इसमें आपके पास में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इनको रासायनिक समीकरण करो। आपके पास में जितने भी तत्व हैं वो तत्व आपको या फिर उनके प्रतीक आपको आने चाहिए, तब आप शब्द समीकरण से क्या लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण। अब मैं बात करूं आपके पास में किसी भी रासायनिक समीकरण को सर लिखते कैसे हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। समीकरण लिखना, अगर कोई परमाणु आपके पास के अंदर उस रासायनिक अभिक्रिया में ठोस अवस्था में होगा तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनकी अवस्थाओं को लिखना। अवस्थाओं क्या लिखेंगे सर, ठोस अवस्था में है तो उसके राइट साइड में आप नीचे एक छोटे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एस। अगर वही द्रव अवस्था में है तो आप क्या लिखोगे, एल। अगर वो गैस अवस्था में है तो आप क्या लिखोगे, जी। सर इन तीनों में से ही नहीं हो और वो किन्हीं विलियन का क्या मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु या तत्वों का विलियन हो तो वो क्या होगा आपके पास के अंदर, एक्वियस। आ रही है बात समझ में। दूसरी बात करें, किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर आपको ये एरो का चिन्ह दिख रहा है, ये तीर का चिन्ह दिख रहा है, तो तीर के चिन्ह का जो आपके पास में सिर होता है उस तरफ, इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा, की अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है वो आपको कौन बताएगा, ये तीर का चिन्ह। तो किसी भी अभिक्रिया में ये तीर का चिन्ह जिस तरफ होता है वो किसकी दिशा होती है बेटा, अभिक्रिया की दिशा। किसकी दिशा होती है, अभिक्रिया की दिशा। अब आपको अगर मान लो इसी समीकरण में आप किसी तत्व या परमाणु या यौगिक को ताप दे रहे हो तो उस ताप को प्रदर्शित करने के लिए वहां पर आपको एक चिन्ह लगाना पड़ेगा त्रिभुज के जैसा, जिसे अपन बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलेंगे, डेल्टा। आ रही है बात समझ में। और साथ ही में अगर वहां पर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस का उत्सर्जन, अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है तो वहां पर आप उस गैस के सामने पास में एक ऐसे चिन्ह लगाओगे, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वहां पर गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस बाहर निकल रही है। जैसे कि हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो क्या लगाएंगे, ऐसे चिन्ह लगाएंगे तीर का, तो इसका मतलब गैस कहाँ निकल रही है, बाहर की तरफ। तो बेटा ये सारी सावधानियां आपको रखनी है कोई भी समीकरण लिखते समय। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही, तो ये समीकरण लिखते हुए आपको ये सावधानी रखनी है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहला एग्जांपल यही एनसीईआरटी में है, CH मेथेन प्लस ऑक्सीजन, इसको हम गर्म कर रहे हैं बेटा, गर्म करेंगे इसका मतलब इसको ताप बढ़ा रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो आपके पास के अंदर ताप दे रहे हैं, इसका मतलब ताप देने के लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे, डेल्टा का चिन्ह लगाएंगे सर। तो डेल्टा का चिन्ह लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बेटा जल बनता है। क्या बनता है, जल। सर ये तो शब्द समीकरण है, आपने कहा सर हम इसको लिखेंगे रासायनिक समीकरण में, तो जो मेथेन होता है वो मेथेन का आपके पास में सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन है O2, ताप दिया, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2। आ गई बात समझ में सर, बिल्कुल सर। आपने ताप दिया तो आपने ताप का चिन्ह लगा दिया, गैस निकल रही है तो आपने गैस को यहाँ से उत्सर्जित कर दिया सर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तब। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर रासायनिक जो समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
काले कलर से एक बात याद आई बता, कि जो आपके माँ बाप है ना, माँ बाप, उनका कभी आप विरोध मत करना। कहने का मतलब जो आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि आपने ये काले टी शर्ट पहन रखी है, इसको फाड़ दे, तो फाड़ देना उसी समय। आपको कभी भी उनका विरोध नहीं करना है। विरोध नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप जितनी भी बदतमीजी किसी दूसरे के सामने करते हो, आपकी बदतमीजी सहन नहीं करेगा। लेकिन जितनी बदतमीजी आप अपने माँ बाप के सामने कर लो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो आखिर में आपका साथ आपके माँ बाप ही देंगे बेटा। तो कभी भी माँ बाप का विरोध मत करना। वो करे, वो चाहे जैसा करना है, वो कहें ये तो ये, तो कभी भी उनका विरोध मत करना आप। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आप आज कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, लेकिन आप कल को कक्षा 12 पास आउट होंगे। आपको बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है। आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी नौकरियां लगें। नौकरियां नहीं तो आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएं जहां आपको कोई दुविधा नहीं हो, जहां आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। तो वो सब आपके लिए सोचते हैं। तो उनको जो उनकी सोच है उसको आपको सही साबित करना है, उसको सच बनाना है, उस सपने को पूरा करना है। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। आपने जितने सपने देखे नहीं, उन्होंने आपके जन्म के टाइम ही वो सपने देख लिए। तो उन सपनों को पूरा करने का काम आपका है, मेहनत आपको करनी है। मन किसी का नहीं करता सर, मन पढ़ने का मन नहीं करता सर, ये मन नहीं करता, खेलने का मन करता है। आपके माता पिता का मन करता है क्या काम करने का? नहीं करता सर, लेकिन वो करते हैं। तो मन को बैठाओ, आप जिधर चलाओगे मन को उधर चलेगा आपका मन। तो पढ़ाई में मन लगाओ, पूरी मेहनत करो, पूरे दिल से लगे रहो। बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा था आपके पास में कार्बन प्लस, देखो इनसे कई चीजें आपके पास में आती निकल के, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम लिखिए। आरबीएससी बोर्ड में एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ध्यान रखना। रासायनिक समीकरण को, सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, और मारवाड़ी में बोले जाए तो जुगाड़। क्या बोलेंगे? जुगाड़। तो कहने का मतलब रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो उसमें विधि कौन सी काम में लेंगे सर? हिट एंड ट्रायल विधि। सर ले लेंगे काम, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? मैंने आपको कहा रासायनिक समीकरण का मतलब तत्वों को या परमाणुओं को उनकी प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु या तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने वाला समीकरण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब उसको संतुलित कैसे करें? देखो बेटा, इधर वाले जो आपके पास में ये एरो का चिन्ह है, तीर का चिन्ह किसको बताता है? अभिक्रिया की दिशा को। इस एरो के पीठ जो पूंछ है, इस पूंछ के इधर वाले जितने भी आपके पास में तत्व दिख रहे हैं जो क्रिया कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? क्रियाकारक। क्या बोलेंगे? क्रियाकारक। बेटा यहां पर जो आपको दिख रहे हैं इस एरो के आगे की तरफ, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद। ध्यान रखना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। तो इसके इस तरफ वाले तो क्रियाकारक होते हैं, इसके इस तरफ वाले क्या होते हैं? उत्पाद। तो यहां पर बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो इस तरफ जो आप क्रियाकारक की तरफ जो तत्व या परमाणुओं की संख्या है, वो यदि उत्पादों की तरफ तत्व या परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए, तो ऐसे जो आपके पास जो समीकरण होंगे वो कौन से समीकरण होंगे? संतुलित समीकरण। कहने का मतलब अगर इधर कार्बन 1 है तो उत्पाद की तरफ भी कितना होना चाहिए? 1। इधर अगर हाइड्रोजन 4 है तो उत्पाद की तरफ भी कितना होना चाहिए? 4। इधर अगर ऑक्सीजन 2 है तो उधर भी कितना होना चाहिए? 2। तो कहने का मतलब क्रियाकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा आपके पास के अंदर? संतुलित रासायनिक समीकरण। सर यहां पर समझ में आ गया, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करें कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वो चीज क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो कौन से सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? याद रखना, सिद्धांत कौन सा है?
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहने का मतलब क्रियाकारकों का द्रव्यमान किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा, तो वो कौन सा समीकरण होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे सर? बिल्कुल, आपने 9th क्लास में पढ़ा है H2O2 प्लस H2, पढ़ा है नहीं पढ़ा? या फिर आपने ये तो पढ़ा होगा कार्बन O2 प्लस CO2। तो मैं ये लेता हूं आपने अगर ये कार्बन O2 वाला पढ़ा है तो कैसे? सर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 12। बिल्कुल। ऑक्सीजन के एक अणु, कितने अणु हैं यहाँ पर? 2। सर एक अणु का कितना होता है? 16। तो 2 का कितना होगा? 16 गुना 2। तो क्रियाकारकों की तरफ कुल द्रव्यमान कितना आया? 12 प्लस 32, 44। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं? एक का कितना? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक का 16 होता है, 2 का 16 गुना 2, तो 12 प्लस 32 कितना आया? 44। जितना द्रव्यमान आपके पास में इधर है उतना ही द्रव्यमान उधर है, तो यहाँ पर द्रव्यमान कम हुआ ज़्यादा? सर कुछ नहीं हुआ, बराबर है, तो संरक्षित रह गया। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब होता है द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट, ना तो उसको आप बना सकते हो ना उसको आप नष्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित, सिक्योर, कंजर्व। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्रियाकारकों में आपके पास में अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, अगर नहीं है तो उसको हम संतुलित करेंगे। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का है उतना ही किसका होना चाहिए? उत्पादों का। अगर नहीं है तो हम उनको बराबर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत मजा आएगा आगे वाले लेक्चर में, जिसमें पूरे डिटेल में उदाहरणों से खेलेंगे कि कौन कौन से आपके पास के अंदर उदाहरण हैं, उनसे हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो लगातार बने रहिए एम साइंस क्लासेस के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।